ओके। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लर्न विद धीरे सर पे। आज के सेशन में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण के कंप्लीट रिवीजन को, यानी कि ठीक है। यहाँ से जितने भी टाइप के प्रश्न बन सकते हैं हम कोशिश करेंगे कि हम यहाँ पे हर एक टाइप को कवर कर लें, और आप इन चीज़ों की अच्छे से प्रैक्टिस भी जरूर करें। द सेकंड थिंग इज वॉट, जैसा कि आपको पता है, अभी जो हमारा मैथ्स का ये कंप्लीट रिवीजन का सेशन चल रहा है, और अभी हमने कोऑर्डिनेट यानी कि नियामक ज्यामिति, संख्या पद्धति और समांतर श्रेणी, यानी कि ये तीन टॉपिक हमने यहाँ पे अभी तक कवर कर लिया है। ठीक है, चलिए तो बिना डिले किए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। और एक बात और कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो वीडियोस को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई सजेशंस हैं तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है जी, आइए देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है दो चर वाले रैखिक समीकरण। अगर हम बात दो चर वाले रैखिक समीकरण की करते हैं, एक मिनट में पेन सिलेक्ट कर लूं। ठीक है, चलिए, अगर हम बात दो चर वाले रैखिक समीकरण की करते हैं तो सबसे पहले हमें समझने की आवश्यकता ये है कि ये जो चर पद है, यानी कि हमने बोला दो चर वाले रैखिक समीकरण, तो यहाँ पे जो चर शब्द का प्रयोग हमने किया, इसका मतलब क्या होगा, जरा गौर से समझिएगा। वेरिएबल, ठीक है। तो जितने भी अल्फाबेटिक के टर्म होते हैं ना आपके गणित में, जैसे कि हमने लिख दिया ए बी सी एक्स वाई जेड इत्यादि, इस तरीके से ये सब के सब कैसे टर्म कहलाएंगे जी? चर कहलाएंगे, सब के सब वेरिएबल्स कहलाएंगे। ठीक है, अब बात आती है दो चर। तो दो चर का मतलब क्या हुआ कि कहीं ना कहीं आपके प्रश्न में ये वाले टर्म कितने देखने को मिलेंगे जी? दो देखने को मिलेंगे। यानी कि हम बेसिकली लेके चलते हैं एक्स और वाई को, अभी अभी के हम इस प्रश्न में, तो एक्स और वाई हमारे हमें देखने को मिलेंगे। तो आइए इससे हम लोग अवगत होते हैं। देखिए, आपको इस तरीके से लिख दिया 2x प्लस 4y प्लस 3 बराबर 0, या फिर कोई ऐसे भी लिख सकता है 3x प्लस 5y प्लस 4 बराबर 0। ये सारे के सारे समीकरण कैसे समीकरण है जी? ये सभी के सब आपके दो चर वाले रैखिक समीकरण है। रैखिक यानी कि जिसका घात एक है, और देखिए दो चर, एक x है और दूसरा क्या है जी? यहाँ पे y है। क्लियर है आपको? ठीक है, तो देखिए इसका एक हम जनरल टर्म की बात करेंगे, या फिर हम यूं कह ले व्यापक रूप। तो व्यापक रूप इसका क्या लिख सकते हैं? देखिए, इस तीन के जगह या फिर इस दो के जगह कुछ भी तो आ सकता है, 7 आ जाए, 6 आ जाए, 11 आ जाए, कुछ भी आ जाए। तो इसे हम समझने के लिए लिखते हैं ए एक्स प्लस वाई के साथ बी वाई प्लस सी बराबर 0। इस तरीके से हम लोग इसका व्यापक रूप को लिख सकते हैं। तो ये आपका दो चर वाले रैखिक समीकरण का क्या हो गया? यह हो गया आपका व्यापक रूप। ठीक है, आप समझते हैं। देखिए, चूंकि यहाँ पे चर की संख्या दो है, अतः ऐसे समीकरण को सॉल्व करने के लिए ना हमें दो इक्वेशन यानी कि दो समीकरण की आवश्यकता होती है ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए। अगर हमसे पूछा जाए एक्स और वाई का मान निकालें, तो इस कंडीशन में हमें दो समीकरण चाहिए होंगे। तो देखिए, यहाँ से हम लोग समझते हैं, मान मान लेते हैं कि हमारा पहला जो समीकरण है वो हमने लिखा a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। और नेक्स्ट हमने लिखा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। हमने इस दो समीकरण को लिखा। अब इस दो समीकरण के संदर्भ में कुछ अनुपात होते हैं, जरा हम लोग इस पे विचार कर लेते हैं। पहले देखिए, a1 बट्टा a2 अगर ये बराबर नहीं है b1 बट्टा b2 के, तो ऐसी स्थिति में क्या होते हैं जी? ऐसी स्थिति में ध्यान दीजिएगा, आपको अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल मतलब क्या होता है, अभी समझाते हैं। अद्वितीय हल होगा, हल होगा। अद्वितीय का मतलब क्या होगा? एक और केवल एक हल। तो इसका हम मतलब लिख लेते, समझ लेते हैं। अद्वितीय का मतलब क्या होता है जी? एक और केवल एक।
केवल एक हल होगा। क्लियर है? अच्छा, इस एक और केवल एक हल को आपको कहीं कहीं पे ऐसे भी देख सकते हैं कि अविरोधी। क्या जी? अविरोधी। कैसा हल है? तो अविरोधी है। कैसी समीकरण है? तो अविरोधी है। इस तरीके से भी आपसे पूछी जा सकती है। तो ध्यान दीजिए क्या क्या आपसे पूछा जा सकता है। इसका हल कैसा होगा? तो आपको ये भी देख सकते हो आप कहीं पे, अद्वितीय हल, या फिर एक और केवल एक हल, और नेक्स्ट थिंग आप क्या देख सकते हो? अविरोधी। ठीक है जी। अब देखिए, यहाँ पे अगर हम इसके लिए ग्राफीय निरूपण की बात करें, इसके लिए अगर हम लोग बात करें ग्राफीय निरूपण की, तो इसके लिए ग्राफ कैसा होगा? मान लीजिए पहला समीकरण आपका ये रहा, तो कुछ इस तरीके से इसके ग्राफ होंगे। ये आपका फर्स्ट समीकरण का हो गया, एंड दिस इज आवर सेकंड समीकरण। यानी कि दोनों जो समीकरण के सरल रेखा होंगे, रेखाखंड होंगे, एक दूसरे को कहा क्या करेंगे? प्रतिच्छेदित करेंगे। तो ग्राफ कैसा होगा जी? प्रतिच्छेदित रेखाएं। ठीक है, तो इस तरीके से होगा। अब देखिए सेकेंड थिंग हम लोग समझ लेते हैं। यहां से आइए, अब जैसा कि हमने यहाँ पे लिखा a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 के। अब देखिए एक इक्वेशन हम इस तरीके से भी तो हो सकता है, a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2, और ये बराबर है c1 बटा c2 के। यानी कि तीनों क्या हो गए जी? बराबर हो गए। तो ऐसे कंडीशन में देखिए क्या हो जाता है आपका, ऐसे कंडीशन में हो जाएगा आश्रित, या फिर आप यूं कह ले अनंत। ऐसे कंडीशन में कितने हल होंगे? तो अनंत हल होंगे। और इसी के साथ साथ ऐसे समीकरण को हम लोग क्या कह लेते हैं? आश्रित। अब इसके लिए जो ग्राफीय निरूपण होगा ना, इसके लिए जो ग्राफीय निरूपण होगा वो कैसी रेखाएं होती होंगी जी? ये होंगी समांतर रेखाएं। इस तरीके से समांतर रेखाएं, ये हमने पढ़ा दूसरा कॉन्सेप्ट, ये था हमारा पहला। ठीक है, अब हम लोग तीसरा समझते हैं। तीसरे में स्थिति क्या बन सकती है कि अगर, माफ करिएगा, इसका ग्राफ समांतर नहीं होगा। एक मिनट, एक मिनट। इसका जो ग्राफ होगा ना, समपाती रेखा होगा। जब अनंत हल होंगे ना तो ग्राफ समपाती रेखा होते हैं, यानी कि एक ही के ऊपर दूसरा रेखाखंड होगा। ठीक है जी, इस तरीके से इसको हम लोग बोलते हैं समपाती रेखा। इस तरीके से देखिए। हाँ, अब तीसरा हम लोग समझते हैं। तीसरी स्थिति क्या बनती है? जब a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 के, और ये बराबर नहीं है c1 बटा c2 के। ऐसे कंडीशन में क्या होगी? ऐसे कंडीशन में आपका कोई हल नहीं होगा। कोई हल नहीं होगा। ठीक है, और इसे दूसरे नाम से हम लोग समझते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं विरोधी। समीकरण युग्म कैसा होगा जी? विरोधी होगा। और इसके लिए जो ग्राफीय निरूपण होगा, इसके लिए जो ग्राफीय निरूपण होगा वो कैसा रहेगा? इसके लिए होगा आपका समांतर रेखाएं। इस तरीके से। ओके, क्लियर है जी? आशा करते हैं कि आपको समझ आया होगा ये सारी बातें। अब हम लोग एक कुछ नए बात की ओर मूव करते हैं, कुछ नया चीज समझते हैं। ठीक है, देखिए अब एक बात यहां से समझिएगा कि यहाँ पे ऐसे समीकरण आपको कौन दिख रहे हैं जिसका कम से कम एक हल है। तो आप कहिएगा, एक मिनट में पेन का कलर चेंज कर लूं। देखिए, ये पहला वाला समीकरण जिसमें कम से कम एक हल है, और ये दूसरा वाला समीकरण युग्म कम से कम क्या है? इसमें एक से अधिक हल है। यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है? अनंत हल हो रहे हैं। यानी कि आप कह सकते हैं कि एक हल तो होना तय है, एक से ज्यादा हल होगा यहाँ पे। तो ऐसे दोनों समीकरण युग्म को, जिसका, देखिए वैसा समीकरण जिसका कम से कम एक हल हो या फिर एक से अधिक हल हो,
ऐसे समीकरण युग्म को हम लोग कैसे कह लेंगे कि ये हमारा समीकरण युग्म कैसा हो जाएगा जी, संगत हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, संगत। और जिसका कोई हल नहीं होता है, जैसे कि आपने ये तीसरा वाला देखा कि समांतर रेखाएं हो रही है और इसके लिए कोई हल नहीं है, तो ऐसे समीकरण युग्म को हम लोग क्या कह लेते हैं, इसको हम लोग कह लेते हैं असंगत। क्लियर है? तो आइए, आशा करते हैं कि आपको ये सारी चीजें समझ आई होगी। एक बार फिर से एक बार इसको रिवाइज कर लीजिएगा। जिसके एक और केवल एक हल होंगे उसे हम लोग कह देंगे अविरोधी। जिसके अनंत हल होंगे उसको हम कह देंगे आश्रित, या फिर अनंत हल, या फिर जिसके लिए ग्राफीय निरूपण आप कह देंगे कौन सी रेखा, समपाती। और जिसका कोई हल नहीं होगा उसको हम लोग कहते हैं विरोधी, जिसके लिए ग्राफीय रेखा कैसा होगी जी, देखिए दो रेखाखंड आपस में कैसे होंगे, समांतर। ठीक है, आइए अपने प्रश्नों की ओर अब मूव करते हैं। ये हमारा इस चैप्टर का कंप्लीट कॉन्सेप्ट है जिसे हम लोगों ने देख लिया है। आपका पहला कह रहा है प्रश्न कि a1 बटा a2, देखिए a1 बटा a2, b1 बटा b2, c1 बटा c2 की तुलना करके बताएं कि निम्न समीकरण संगत है या फिर असंगत है। देखिए संगत असंगत की बात कर रहे हैं ना, तो यहां से जरा हम लोग समझ लेते हैं असंगत की स्थिति कैसी बन रही है। आप देख लीजिए इस तरीके से, और संगत की स्थिति यहाँ पे देखिए इस तरीके से हो रही है, यानी कि जिसका कम से कम एक हल तो होना ही चाहिए। तो देखिए समीकरण युग्म आपको क्या दे रखा है, 2x माइनस 3y बराबर 8। तो पहला समीकरण देखिए 2x माइनस 3y बराबर 8। देखिए इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2x माइनस 3y, और 8 इधर प्लस में है तो बराबर के इस तरफ लेके आएंगे, यानी कि दूसरी तरफ लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 8, और ये बराबर हो जाएगा 0। तो यहां से हम क्या क्या लिखेंगे इसमें से, जरा इस पे ध्यान देंगे आप सभी लोग। देखिए x के साथ जो मल्टीप्लाई में होता है, तो x के साथ यहाँ पे गुणा में क्या है, 2 है, तो यानी कि a1 आपको क्या मिल गया जी, 2। अब देखिए y के साथ मल्टीप्लाई में क्या है, ये पूरा टर्म देखिए माइनस का 3, तो आपके पास b1 क्या आ गया, माइनस का 3। ओके, और यहाँ पे देखिए c के जगह पे आपका क्या है, माइनस का 8, तो यहाँ से c बराबर क्या आ गया, माइनस का 8। अब आइए दूसरे इक्वेशन की हम लोग बात करें। दूसरा आपके पास क्या है, देखिए ये रहा 6x माइनस 12y प्लस 11। तो लिखते हैं 6x माइनस 12y बराबर 11। तो आप लोग इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 6x माइनस 12y माइनस 11 बराबर 0। तो देखिए यहाँ पे a के लिए, यानी कि x के साथ मल्टीप्लाई में क्या है, 6 है ना, तो आपका a2 6 हो गया, a2 बराबर 6। इसी प्रकार से देखिए b2 बराबर क्या हो जाएगा आपका, y के साथ मल्टीप्लाई में क्या है, माइनस 12 का, तो b2 बराबर माइनस 12, और c2 बराबर देखिए क्या हो जाएगा, माइनस का, यहां से देख लीजिए माइनस का 11। ये हमारे पास दोनों दोनों समीकरण के लिए हमने a1 a2 और b1 b2 और c1 c2 को फाइंड कर लिया है, ये आपका c1 है। ठीक है, अब हम लोग अनुपात ज्ञात करेंगे। हम सबसे पहले लिखेंगे a1 बटा a2। देखिए a1 बटा a2 फाइंड करिए, a1 का वैल्यू क्या है आपको 2 बटा a2 का वैल्यू क्या है आपका 6, तो 2 बटा 6। आपने इसे सॉल्व किया तो एकम 2, 2 तिया 6, यानी कि ये क्या निकल के आ गया, a1 बटा a2 1 बटा 3। ओके, अब हम लोग निकालते हैं b1 बटा b2। तो देखिए b1 का वैल्यू क्या आपके पास यहाँ पे है, माइनस का 3, तो हमने लिखा माइनस का 3। और b2 आपके पास क्या है जी, ये देखिए माइनस का 12, तो हमने लिख दिया माइनस का 12। ये यहाँ से माइनस कैंसिल आउट हो गया, और 3 एकम 3, 3 चौका 12। तो यहाँ पे हमने क्या पाया कि b1 बटा b2 का मान हमारे पास क्या आ गया है, 1 बटा 4। तो अब जरा तुलना करके देखेंगे क्या ये दोनों बराबर है क्या, तो नहीं, ये दोनों बराबर नहीं है। अतः हमें आगे और जो हमारे बचे हुए अनुपात है, जैसे कि c1 बटा c2, उसे फाइंड करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ पे यही दिख रहा है कि 1 बटा 3 और 1 बटा 4 आपस में कैसे हैं, बराबर नहीं है। तो आप ऐसे लिख लीजिए कि यहाँ 1/3 इज नॉट इक्वल टू, यानी कि बराबर नहीं है किसके, 1 बटा 4 के। अतः देखिए 1 बटा 3 आपका क्या है, a1 बटा a2। तो आप ऐसे लिखेंगे a1 बटा a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटा b2।
और जब ये दोनों बराबर नहीं है ना, तो कैसे समीकरण यानी कि कैसे हल होंगे? कम से कम एक हल, जिसे हम लोग क्या कहते हैं जी? अद्वितीय। और जब कम से कम एक हल होगा तो समीकरण युग्म क्या होगा? अभी हमने समझा कि कम से कम एक भी अगर हो जाए तो वो संगत कहलाएगा। तो हम लिखेंगे अतः समीकरण युग्म संगत है। क्लियर है? ओके, समझ आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। कह रहा है कि दिखाइए कि दिया गया समीकरण युग्म अविरोधी है या फिर विरोधी है या आश्रित है। अभी हमने समझा विरोधी का मतलब, अविरोधी का मतलब अद्वितीय हल, विरोधी का मतलब कोई हल नहीं, आश्रित का मतलब एक या फिर एक से अधिक हल यानी कि अनंत हल। एक भी नहीं कह लीजिए, आपका ये अनंत हल। ठीक है, देखिए पहला इक्वेशन हमारे पास क्या है? 2x प्लस 3y बराबर 7। ठीक है, तो इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2x प्लस 3y माइनस का, देखिए प्लस का 7 इधर है ना, इधर आके क्या हो गया? बराबर की इस तरफ आके दूसरी तरफ आके माइनस का 7 बराबर 0। क्लियर है? तो यहां से हम फिर ऐसे ही लिख लेंगे, x के साथ जो गुना में होगा वो होगा a, y के साथ गुना में जो रहता है वो होता है b, और जो बचा हुआ ऐसे ही रहता है उसको हम लोग बोलते हैं c। तो देखिए यहां से a का यानी कि a1 का मान क्या है आपका? 2, क्योंकि x के साथ गुना में क्या है? देखिए 2। b1 का मान क्या है जी? प्लस का 3 यानी कि 3। और आपका c1 क्या हो गया यहां से? देखिए माइनस का, ये रहा आपका माइनस का 7। अब हम लोग दूसरे समीकरण की बात करें। देखिए दूसरा में क्या है? 6x प्लस 5y बराबर 11। तो इसे नोट कर लेते हैं हम लोग, 6x प्लस 5y बराबर 11। इसे भी लिख लीजिए 6x प्लस 5y, अच्छा प्लस का 11 दूसरी तरफ आके क्या हो जाएगा? माइनस का 11 बराबर 0। तो यहां से हम लोग लिख लेते हैं a2 बराबर, देखिए x के साथ गुना में 6 है तो a2 बराबर 6, b2 बराबर 5 और c2 बराबर आपका क्या आ जाएगा? यहां से देख लीजिए c2 का मान माइनस का 11। अब हम लोग इसका अनुपात फाइंड कर लेते हैं a1 अपॉन a2। तो यहां से देखिए a1 का वैल्यू क्या है आपको? 2, और a2 का वैल्यू क्या है जी आपका? 6। तो हमने लिख लिया 2/6। तो 2 एक कम 2, 2 तिया 6, ये निकल के क्या आ गया? 1/3। ठीक है, अब समझिएगा b1/b2। b1 का मान देखिए क्या है यहाँ पे? 3, तो हमने लिख लिया 3। और b2 का मान देखिए क्या है यहाँ पे? 5, तो हमने लिख लिया 5। तो 3/5। तो अब हमें क्या मिला जी? हमें मिला कि चूंकि 1/3 बराबर नहीं है किसके? 3/5 के। ध्यान रखिएगा, अगर पहले जैसे मान लीजिए आपने a1/a2 फाइंड करा, फिर आपने b1/b2 निकाला, अगर ये दोनों ही बराबर नहीं होता ना तो हम आगे नहीं जाएंगे c1/c2 पे। ठीक है, ये दोनों बराबर नहीं है, तो आप यूं कह सकते हैं कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। अतः मैं इसे घेर ले रहा हूं, आप लिखिएगा अतः समीकरण युग्म कैसा होगा? अविरोधी है। अविरोधी है। क्लियर है? समझ आ गया? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है p के किस मान के लिए, देखिए p के किस मान के लिए px प्लस 2y बराबर 5 है और 3x प्लस y बराबर 1 का हल कैसा हो रहा है जी? अद्वितीय। अद्वितीय का मतलब क्या हो जाएगा? एक और केवल एक हल होगा। देखिए अद्वितीय हल हो रहा है, इसका मतलब क्या होता है? जरा हम लोग गौर से समझेंगे। इसका मतलब हमने अभी अभी समझा है कि जब a1 अपॉन a2 बराबर नहीं होता है b1 अपॉन b2 के। ठीक है, तो आइए इस समीकरण को हम लोग पहले लिखते हैं। px प्लस 2y बराबर 5, और यहाँ पे आपका हो गया 3x प्लस y बराबर 1। इसे लिख लीजिए फर्दर कि px प्लस 2y, अच्छा प्लस का 5 दूसरी तरफ आके क्या जाएगा? माइनस का 5 बराबर 0।
यहाँ पे देखिए 3x प्लस वाई और प्लस का एक दूसरी तरफ आके माइनस का एक बराबर 0। ठीक है, तो अब हम लोग इस वाले अनुपात के रूप में इसको फिट करते हैं। तो हम लोग लिखते हैं, अच्छा पहले ये लिख लेते हैं a1। तो a1 आपका देखिए यहाँ पे क्या है, x के साथ गुना में क्या है p, तो हो गया p। b1 क्या है देखिए y के साथ गुना में क्या है आपका 2, तो हमने लिख दिया 2। और c1 में क्या है आपका देखिए यहाँ से माइनस का 5। इसी तरीके से आप यूं लिख लिए a2, चलिए यहाँ लिखते हैं हम लोग a2 में देखिए क्या है, x के साथ गुना में आपका क्या है यहाँ पे 3 है, तो a2 बराबर 3। इस तरीके से b2 बराबर, देखिए यहाँ पे y के साथ गुना में तो हमें कुछ नहीं दिख रहा है, तो हम क्या कंसिडर कर लेंगे 1। तो b2 का मान क्या आ गया, प्लस का 1। और देखिए c2 का मान क्या है जी, माइनस का 1। c2 बराबर माइनस का 1। क्लियर है। तो अब इस समीकरण युग में हम इसे सेट करते हैं। a1 बटा a2, यहां से देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 के। तो a1 का मान क्या है यहाँ से p, तो हमने लिखा p बटा a2 का मान क्या है देखिए 3, तो हमने लिखा 3 बराबर नहीं है, देखिए b1 बटा b2, तो b1 का मान क्या है आपका 2, तो हमने यहां से लिख लिया 2 बटा b2 का मान देखिए क्या है 1, तो हमने लिख लिया 1। तो अब p का ऐसा मान रखिए कि ये दोनों एक समीकरण युग्म कैसा हो, या फिर ये दोनों बराबर नहीं हो। तो p के किसी भी मान पे जैसा आपको समझ आए आप वैसा रख लीजिए। हमने रख लिया, मान लीजिए p बराबर 10। अब जब हमने p बराबर 10 रखा, तो 10 बटा 3 इज नॉट इक्वल टू 2 बटा 1। अब कोई बच्चा ऐसा भी होगा जो p का मान क्या रख लेगा, मान के चलिए कि p का मान उसने रख लिया 7, तो उसके लिए कैसा हो जाएगा अनुपात, 7 बटा 3 बराबर नहीं है 2 बटा 1। यानी कि यहाँ पे p के मान कितने हो सकते हैं, अनंत हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं जी, अनंत हो सकते हैं। तो हम यहाँ पे कोई भी एक p का मान सेलेक्ट कर लेंगे, या तो 10 सेलेक्ट कर लें या फिर 7 सेलेक्ट कर लें, हमारा हो जाएगा आंसर। माफ करिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि x प्लस वाई बराबर 8 है और x माइनस वाई बराबर 8 है, तो इसे सॉरी बराबर 6 है, तो इसे हल करना है। देखिए हल करने की बहुत सारी विधियां हैं आपके सिलेबस में, लेकिन हम किसी एक विधि को कंसिडर करेंगे, क्योंकि क्योंकि ये जो हमारा है ना रिवीजन सेशन है, इसलिए हम इसमें ज़्यादा चीज़ों को कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश नहीं करेंगे। हम जितना डीप में हो सके और जितना अच्छे से हो सकेंगे चीज़ों को कवर करते हुए आगे चलेंगे। तो देखिए पहला समीकरण आपको क्या दिया गया है, x प्लस वाई बराबर 8, ये आपका पहला समीकरण हो गया। और दूसरा समीकरण क्या है आपका, x माइनस वाई बराबर 6, ये हो गया आपका दूसरा समीकरण। दूसरा समीकरण देखिए, तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए या तो आप x वाले को काट के हटा लीजिए, या फिर y वाले को आप काट के, यानी कि आप इसे माइनस प्लस करके जो भी करना है उसे वो करके आप इसे जीरो में कन्वर्ट कर लें। कैसे होगा, तो देखिए समीकरण एक हम ऐसे लिखते हैं, समीकरण एक जोड़ समीकरण 2 से। हमने कहा कि समीकरण एक और 2 को जोड़ना है, तो समीकरण एक में क्या है जी, लिख लीजिए x प्लस वाई बराबर 8, और समीकरण 2 में क्या है देखिए x माइनस वाई बराबर 6। अब दोनों को जोड़ लीजिए, जोड़ते हैं तो देखिए x और x को जोड़ने पे क्या हो गया 2x प्लस वाई माइनस वाई, ये हो गया आपका कैंसल आउट, यानी कि खत्म हो गया, जीरो हो गया। 8 और 6 को हम लोग जोड़ देंगे, तो 8 और 6 आपका क्या हो जाएगा जुड़ के 14। तो यहाँ से देखिए x का मान क्या निकल के आ गया 14 और बटे का 2, क्योंकि 2 देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई में था इसलिए यह बटा में आया, हमने इसे काट दिया, 2 सत्ते 14, यानी कि यहाँ से x का मान हमारे पास क्या आ गया 7। तो अब देखिए यहाँ से हम लोग कुछ नहीं करेंगे, हम लिखेंगे x बराबर 7, समीकरण किसी में रख लीजिए, आप एक में रख लीजिए या फिर आप 2 में रख लीजिए, आंसर सेम आने वाला है। तो समीकरण एक में रखने पर अच्छा समीकरण एक में रखते हैं, तो समीकरण एक हमारा क्या है x प्लस वाई, यानी कि x के जगह आप रख देंगे क्या चीज 7
प्लस वाई बराबर 8। तो देखिए y बराबर क्या निकल के आ जाएगा, प्लस का 7 दूसरी तरफ आके माइनस का 7, यानी कि 8 माइनस 7। तो यहाँ से आपका y बराबर क्या निकल के आ गया, 8 में से 7 गया तो 1, अर्थात x बराबर 7 y बराबर 1 आपका हो गया आंसर। क्लियर है जी? आशा करते हैं ये प्रश्न भी आपको समझ आया होगा। आइए एक और इम्पोर्टेंट प्रश्न की ओर हम लोग मूव करते हैं। ये क्वेश्चन है आपका 2x प्लस 3y बराबर 11 है, 2x माइनस 4y बराबर माइनस का 24 है, तो इसे हल करना है। तो समीकरण युग्म को लिखिए आप लोग। देखिए इसे हम मान लेते हैं हमारा पहला समीकरण और इसे हम लोग मान लेते हैं हमारा दूसरा समीकरण। तो यहां से एक चीज हमें साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ भी 2x है और यहाँ भी 2x, यानी कि दोनों बराबर है। अगर हम इस समीकरण युग्म को आपस में घटा लें तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, माइनस होकर 0 हो जाएंगे, यानी कि खत्म हो जाएंगे टर्म। तो हम यही बात करते हैं, हम लिखते हैं समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 से, एक में से अगर हम 2 को, एक मिनट, समीकरण 1 माइनस 2 से, एक में से समीकरण 2 को घटा लीजिए। देखिए पहले समीकरण क्या है, 2x प्लस 3y बराबर 11। दूसरा समीकरण क्या है, 2x माइनस 4y बराबर माइनस का 24। अब देखिए चूंकि घटा रहे हैं हम लोग तो चिन्ह सबका क्या कर लेंगे, चेंज कर लेंगे। तो माइनस प्लस में बदल गया और यहाँ भी देखिए माइनस है ना, ये किस में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। ठीक है, तो इसे फर्दर सॉल्व करते हैं। एक मिनट रुकिएगा। आइए देखिए यहां से प्लस का 2x माइनस का 2x, ये आपका क्या हो गया, कट के कैंसिल आउट हो गया। यानी कि 3 और 4 को हमने जोड़ा तो 4 और 3 आपका क्या हो गया, 7y बराबर 24 और 11 को हमने जोड़ा तो ये हमारा क्या हो गया, 35। ठीक है, तो y बराबर क्या निकल के आ जाएगा, यहां से देखिएगा 35 बट्टा 7, काटिएगा 7 एकम 7, 7 पंजे 35, यानी कि y का मान हमें क्या निकल के आ गया जी, 5। अब देखिए y बराबर 5 आप कोई सा भी समीकरण में रख लें, तो हमने रखा y बराबर 5 समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर। तो पहला समीकरण क्या है, 2x प्लस 3y बराबर 11, तो हमने लिख लिया 2x प्लस 3y, तो y की जगह देखिए क्या है, 5, तो 3 गुने 5 बराबर 11। इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो 2x प्लस 5 दिया 15 बराबर 11। तो यहां से देखिए 2x बराबर क्या हो जाएगा, 11, और ये प्लस का 15 इधर आके क्या हो जाएगा जी, माइनस का 15। तो 2x बराबर माइनस 4, तो x बराबर देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से माइनस 4 बट्टा 2, काट दीजिए, 2 दूनी 4, आंसर क्या हो गया, माइनस 2, x बराबर। ठीक है, यहाँ से y बराबर 5 और x बराबर माइनस 2 हमारा आंसर आ गया। ठीक है जी, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। अगला प्रश्न है कि 6x प्लस 3y और बराबर जो आपका 6xy है, 2x प्लस 4y बराबर आपका 5xy है। ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन था, तो हमने सोचा कि इसे भी हम लोग कवर करा लेते हैं, ये हमारे सेशन में ज्यादा हेल्पफुल साबित होने वाला है। ठीक है, ओके, आइए इसे हम लोग कंसिडर कर लेते हैं कि ये हमारा समीकरण पहला है और ये हमारा समीकरण दूसरा है। ठीक है जी, तो देखिए हम पहला समीकरण कैसे लिखेंगे, 6x प्लस 3y बराबर 6xy। अब चूंकि यहाँ पे xy के टर्म में दिया गया है तो हम इसे कैसे सॉल्व करें, कुछ नहीं, आप दोनों तरफ क्या करिए ना, xy से क्या कर लें, भाग लगा दें। तो हमने यहाँ भी xy से भाग लगा दिया, हमने यहाँ भी xy से भाग लगा दिया और हमने यहाँ भी xy से भाग लगा दिया। ऐसे ही हम लोग करेंगे दूसरे में भी, तो पहले इसका कर लेते हैं। यहाँ से xy कैंसिल आउट हो गया,
यहाँ पे y से y आपका कट गया और यहाँ पे x से आपका x कट गया। देखिए पहला समीकरण में आपका क्या बच गया, 6/y प्लस यहाँ से देखिए 3/x बराबर 6। ये आपका यहाँ से मान लीजिए 3 समीकरण आप इसे कंसिडर कर लीजिए, तो ये तीसरा समीकरण बन गया। तो अगला की अगर हम बात करें तो देखिए ये आपका क्या है, 2x प्लस 4y बराबर 5xy। तो हमने लिखा 2x प्लस 4y बराबर 5xy। 5xy, तो इसमें भी हम लोग वही करेंगे कि दोनों तरफ xy से भाग लगा दीजिए, xy xy और ये रहा आपका xy। xy से xy कट जाएगा, यहाँ पे देखिए y से y कट गया आपका और यहाँ पे x से x कैंसल आउट हो जाएगा। तो ये क्या बच गया, 2/y प्लस 4/x बराबर 5। ये कंसिडर कर लीजिए कि आपका फोर्थ इक्वेशन है। ठीक है जी। अब चूंकि देखिए यहाँ पे x वाला टर्म और यहाँ पे y वाला टर्म, यानी कि x y और ये रहा आपका x और y, तो अब हमें इसे कैंसल आउट करना है। तो देखिए यहाँ पे 6 है ना और यहाँ पे 2 है। अगर इस पूरे में हम 3 से गुना कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 चौके 12 और 3 पंजे 15, यानी कि ये 6 हो गया और ये भी क्या हो जाएगा आपका 6। तो दोनों आपस में क्या हो सकते हैं, कट सकते हैं। तो वही काम हम लोग करते हैं, हम लोग लिखते हैं यहाँ से कि समीकरण 3 माइनस समीकरण 4, 4 में किससे गुना करा लेंगे हम लोग, 3 से गुना करा लेते हैं। तो इसी बात को हम लोग इस तरफ लिखते हैं। देखिए समीकरण 3 आपके पास क्या है, 6/y प्लस ये देखिए 3/x, तो हमने लिख दिया 3/x बराबर 6। नेक्स्ट इक्वेशन क्या है, चौथा, जिसको हमको 3 से, देखिए चौथा इक्वेशन में हमें क्या करना है, 3 से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करिए, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करिए और इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करिए। तो ये देखिए क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6/y प्लस ये क्या हो जाएगा आपका 3 चौके 12/x बराबर ये क्या हो जाएगा 3 पंजे 15। अब हम घटा रहे हैं ना तो चिन्ह सबका बदल दीजिए, यानी कि प्लस माइनस में और माइनस प्लस में आपका चेंज हो जाएगा और इस तरीके से हमने लिख दिया। यहां से देखिए ये और ये आपको कट जाएगा, ये क्या बच रहा है जी 3/x और 12/x। तो 3/x आप ऐसे लिख लिए 3/x और देखिए माइनस है माइनस 12/x, तो आप लिख लीजिए 12/x बराबर देखिए क्या बच रहा है जी 6 और माइनस 15, यानी कि घट के क्या हो रहा है माइनस का 9। अब देखिए इस दोनों टर्म का आपका एलसीएम क्या हो जाएगा जी, x ही रहेगा। तो ऐसी स्थिति में ये क्या हो गया 3 माइनस 12 बराबर 9, माइनस का 9। तो देखिए यहां से क्या आ जाएगा 3 माइनस 12, ये कैंसल आउट होके क्या हो जाएगा आपका -12 घट के, और ये x जो है x आपका इधर इस दूसरी तरफ ले आइए तो मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा ये -9 और x यहां आ गया। तो देखिए तो यहां देखिए हम लिख सकते हैं कि -12 में से 3 गया -9 होगा, ये -9 होगा। ठीक है, तो देखिए हम क्या लिख सकते हैं -9 बटा -9 बराबर x। तो ये दोनों आपका कट के देखिए x का मान क्या आ गया, यहां से आपका x बराबर आ गया 1। अब x बराबर 1 समीकरण जिसमें मन है उसमें रख लीजिए। तो हम रख लेते हैं समीकरण 3 में रखने पर तो देखिए क्या होगा, समीकरण 3 में 6/y प्लस 3/x, तो 3/x, x का मान देखिए क्या है 1, तो 3/x यानी कि 3/1 3 ही हो जाएगा बराबर 6। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे 6/y बराबर 6 और ये दूसरी तरफ आके क्या हो जाएगा जी -3,
तो हमने लिखा 6 माइनस 3, और ये बराबर क्या होता है, 6 में से 3 गया तो 3, यानी कि 6 अपॉन वाई बराबर हो गया 3 के। तो y बराबर क्या हो जाएगा जी, तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि 6 बराबर y को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y, तो यहाँ से y बराबर क्या आ जाएगा 6, और ये भागा वाला भाग में चला जाएगा तो 3, 6/3, तो 3 दूनी 6। आपको देखिए x बराबर निकल गया 1 और y बराबर क्या निकल गया 2। ये हो गया इस समीकरण यूं का आंसर। क्लियर है जी पूरा। आशा करते हैं कि आपको ये प्रश्न भी अच्छे से समझ आया होगा। तो आइए हम लोग नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ओके, सो दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज कंप्लीटली डिपेंड अपॉन ग्राफ। सो विदाउट इन डिले इसे भी हम लोग कंप्लीट करते हैं। एक मिनट, जरा मैं इसे छोटा कर लूं सो दैट चीजें अच्छे से दिख सके। ठीक है, और एक बात और, चलिए देखिए, कह रहा है कि 5x माइनस 3y माइनस 7 बराबर 0 है, x प्लस 4y और माइनस का 6 बराबर 0 है। आलेखी विधि से हल करें। तो ऐसे सवाल को आप लोग कैसे करेंगे, ये आपका पहला अगर इक्वेशन है और ये आपका क्या हो गया दूसरा इक्वेशन हो गया, तो आप कैसे लिखेंगे देखिए 5x, देखिए माइनस का 7 दूसरी तरफ आके क्या हो जाएगा जी प्लस का 7। मैं इस पेन को थोड़ा सा और, हाँ, 5x बराबर माइनस का 7 दूसरी तरफ आके प्लस का 7, और माइनस का 3y प्लस दूसरी तरफ आके प्लस का 3y। तो आप x बराबर क्या लिख सकते हैं 7 प्लस 3y और 5, तो बटे में 5। ठीक है जी, तो यहां से हम लोग x बराबर लिख लें 7 प्लस 3y बट्टा 5। तो इसके लिए हम लोग एक बॉक्स बनाएंगे, तो इस तरीके से आप भी बनाइएगा। x और y, देखिए अगर हम यहाँ पे y का मान 1 डाल देते हैं, तो देखिए y यानी कि 3 को 1 से गुना कर लेंगे 3, और 7 और 3 को जोड़ेंगे तो 7 3 10, और 10/5 कितना हो जाएगा 2। अगर हम यहाँ पे y का मान 6 डाल देते हैं, तो देखिए ये क्या हो जाएगा 6 त्रिक 18, यानी कि आप ऐसे लिख सकते हैं 7 प्लस 3 गुने y की जगह क्या लिख देंगे 6 और बटे का 5। तो देखिए x बराबर क्या आ जाएगा 7 प्लस 6 त्रिक 18 और 7, तो 18/5, 18 7 25/5 कट के क्या हो जाएगा 25, यानी कि x का मान क्या आ गया यहाँ से आपका 5। इसी तरीके से हमारे पास सेकंड इक्वेशन क्या है x प्लस 4y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो हम लिखे क्या लिख सकते हैं x बराबर यहाँ से माइनस का 6 इधर आके हो जाएगा प्लस का 6, और प्लस का 4y इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का 4y। तो आप इसे ऐसे लिख लिए, पहले तो इसका बॉक्स बना लें आप। ये रहा आपका x, ये रहा आपका y। तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम यहां से y का मान 1 डालें, अगर हम y का मान 1 डालेंगे तो देखिए x का मान क्या हो जाएगा 6 माइनस 4 गुने 1, आंसर क्या आ जाएगा 6 माइनस 4 यानी कि बराबर 2। तो x का मान क्या आ रहा है 2। अगर हम यहां से y का मान 2 डाल दें, y का मान अगर हम 2 डालें तो देखिए 6 माइनस 4 गुने 2 यानी कि 6 माइनस 8, आंसर क्या आ जाएगा आपका माइनस का 2। तो ये आ गया x का मान माइनस का 2। देखिए पहले समीकरण के लिए x का मान 2 है तो y का मान 1। ये रहा आपका, ये रहा आपका, मैं पेन को चेंज कर लेता हूं जो कि अच्छे से दिखे ताकि, देखिए पहले में आपका x का मान 2 है और y का मान 1 है, तो ये हमने लिख दिया x का मान 2 और y का मान 1। ठीक है, इस बिंदु पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट आपका क्या है x का मान 6, सॉरी 5 और y का मान 6। तो देखिए x का मान 5 यहां रहा, x का मान 5 और y का मान 6। तो ये देखिए y का मान 6, आपका ये वाला अक्ष पे y का मान दिख रहा है 6।
तो ये हमने एक बिंदु को यहाँ पे ले लिया। इस दोनों को मिला के हमने एक सरल रेखा खींच लिया इस तरीके से, ठीक है। अब दूसरे समीकरण पे आएंगे तो x का मान 2 है और y का मान 1, यानी कि एक बिंदु तो यहीं पे ये मिल गया। और नेक्स्ट आपका क्या है, x का मान है -2, y का मान है 2। तो x का मान है देखिए -2 और y का मान है ये रहा आपका 2। ये वाली एक बिंदु आपकी हो गई। यानी कि दोनों बिंदु कहाँ पे कट रहे हैं जी, इस वाले बिंदु पे कट रहे हैं। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे नीचे, तो x का मान हमें दिख रहा है 2 और यहाँ से देखिए y का मान हमें दिखा 1। तो अर्थात हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, x बराबर 2 और y बराबर 1 आंसर। ठीक है, आशा करते हैं आपको ये प्रश्न समझ आया होगा। मैं मार्कर का पेन फिर से कलर चेंज करके फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। आइए, ये कह रहा है कि 2x प्लस 6y सॉरी 2x प्लस वाई बराबर 6। ये देखिए 2x प्लस वाई बराबर 6 और 4x माइनस 2y बराबर 4 को आलेखी की विधि से हल करना है। तो इससे हम लोग मान लिए कि हमारा पहला समीकरण है और हमने इसे कंसिडर कर लिया कि हमारा दूसरा समीकरण है। तो यहाँ से देखिए हम क्या लिख सकते हैं, 2x बराबर 6 पहले से आपका है और y दूसरी तरफ आके क्या हो जाएगा, माइनस का y। तो आप x बराबर क्या लिख सकते हैं, 6 माइनस वाई अपॉन 2। क्लियर है, तो बॉक्स बनाइए। ये रहा। यहां से देखिए अगर हम y का मान 2 रखते हैं, अगर हम y का मान 2 रखते हैं तो 6 में से 2 घटाइए कितना होगा, 4 और 4 बटा 2, 2 दूनी 4 यानी कि 2। यानी कि y के मान 2 पे x का मान कितना आ रहा है आपका, ये भी 2 आ रहा है। अगर हम y का मान यहां से क्या ले लें, y का मान आप कुछ भी ले लें, हम ले लेते हैं यहाँ से y का मान, मान लीजिए कि 2 ही ले लें, सॉरी 4 ले लेते हैं। अगर हम y का मान 4 लेंगे तो हमारे पास x का मान क्या आ जाएगा, तो 6 में से 4 गया 2 और 2 बटा 2 आपका क्या आ जाएगा, 1। यानी कि ये आपके पास आ गया 1। तो y बराबर 2 पे, या फिर आप ऐसे ऐसा भी कर सकते हैं, चलिए ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। आपने यहाँ से अगर y का मान 4 लिया है, देखिए तो 6 में से 4 आपने घटा दिया, बच गया 2 और 2 बटा 2 क्या आ गया आपका 1। तो y बराबर 4 पे वैल्यू आ रहे हैं 1। एक बार मैं जरा इस ग्राफ में देख लूं कि मैंने इसमें क्या वैल्यू को कंसीडर किया, सो दैट मैं चीजों को अच्छे से करा सकूं। चलिए दूसरा समीकरण की अब हम बात करते हैं। देखिए 4x, अच्छा -2y दूसरी तरफ आके क्या हो जाएगा, +2y। तो 4x बराबर 4 प्लस 2y, इस तरीके से। तो यहां से देखिए x बराबर क्या हो जाएगा आपका, 4 प्लस 2y बटे का 4। अब यहां से हम लोग अगर y बराबर 0 रख दें, अच्छा इसके लिए हमने बॉक्स नहीं बनाया, पहले बॉक्स बनाएंगे। x y, अगर हमने y का वैल्यू 0 रखा तो देखिए ये तो 0 हो गया ये वाला टर्म, फिर ये क्या बचा 4, तो 4 बटा 4 x का मान क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्लियर है। अच्छा अगर हमने यहां से y का मान रख लिया 2, अगर हमने y का मान रख लिया 2, तो देखिए अगर y बराबर हमारा 2 है तो ये क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8, 8 सॉरी 2 रख लिया, हाँ 2 रखा ना, तो 2 दूनी 4। तो देखिए क्या लिखेंगे, 4 प्लस 2 गुने 2 बटे का 4। तो 4 प्लस 2 दूनी 4 बटा 4, 4 4 8 बटा 4 कट के क्या आ जाएगा, 4 दूनी 8। तो इस पे 2 पे मान क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो आइए इस पे आलेख हम लोग ड्रॉ करते हैं, समझिएगा। यहां से देखिए आपका अगर x का वैल्यू 2 है तो y का भी वैल्यू 2, ये रहा हमारा। देखिए x का वैल्यू 2 है तो y का भी वैल्यू 2 है। नेक्स्ट आपका हमने क्या लिया था कि अगर हमारा x का वैल्यू 3 है, सॉरी ये रहा आपका, एक बिंदु, एक मिनट, हाँ
और यहां से देखते हैं अगर x का, अच्छा पहले हम इस वाली इक्वेशन को देखते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। मैंने एक्चुअली समय को बचाने के लिए ना हम क्या करते हैं कि आपका ये ग्राफ पहले से ड्रॉ कर लेते हैं ताकि चीजें अच्छे से क्लियर हो, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे देखिए अगर x का वैल्यू 2 है तो y का वैल्यू क्या है, 2 है। तो x का वैल्यू अगर 2 है तो y का वैल्यू 2, ये रहा। उसके बाद नेक्स्ट है आपका, अगर x का वैल्यू 1 है तो y का वैल्यू 0 है। अगर x का वैल्यू 1 है तो y का वैल्यू 0, ये देखिए ये आपका यहाँ पे हो गया, ठीक है जी। इस तरीके से हमने लिख दिया। अब आपका इस बिंदु में, एक मिनट रुकिएगा, यहाँ पे हमने 3 कंसिडर किया है ना, ये 3 नहीं होगा, ये 3 नहीं होगा। अगर हमारा x का वैल्यू 1 है तो y का वैल्यू 4 है। अगर हमारा x का वैल्यू 1 है तो y का वैल्यू क्या है जी, 4 है। इस तरीके से है, ठीक है। यानी कि एक ये बिंदु और एक ये बिंदु को मिला के हमने यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ किया है। ये देखिए, ऐसे मिला लीजिए, ये रहा, ठीक है। तो ये दोनों देखिए कहाँ पे कट रहे हैं, ये दोनों कहाँ पे, ये दोनों कट रहे हैं आपके x बराबर 2 पे और y बराबर भी 2 पे, अर्थात इस समीकरण युग्म में x बराबर 2 और y बराबर 2 आपके क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। क्लियर है, चलिए समझ आया होगा आशा करते हैं। अगले प्रश्न की ओर हम लोग मूव करते हैं। एक चीज और, ये जितने भी प्रश्न हम करा रहे हैं ना, ये सारे के सारे काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सभी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इस पे रिवीजन जरूर करिएगा। अगला प्रश्न है कि दो संख्याओं का अंतर और एक संख्या, दो संख्याओं का अंतर 26 दे रखा है आपको। एक मिनट, ये रहा, देखिए कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की क्या है जी, 3 गुनी है, तो दोनों संख्याओं को ज्ञात करें। तो हम कैसे करेंगे, हमने पहले लिखा कि माना बड़ी संख्या बराबर x तथा छोटी संख्या बराबर y। अब देखिए कह रहा है अंतर 26 है, अर्थात प्रश्नानुसार आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अंतर ना यानी कि x में से अगर हम y को, बड़ी में से छोटी संख्या को घटा रहे हैं तो उत्तर क्या आ रहा है जी, 26 आ रहा है। आगे कह रहा है कि एक संख्या जो है दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तथा आप ऐसे लिख लीजिए, देखिए बड़ी वाली संख्या क्या है आपका x, तो x जो है ये 3 गुनी होगा किसके, छोटी वाले के ना, तो 3 गुने y, यानी कि x के जगह पे हमने क्या लिख दिया, 3y। तो अब देखिए इसे हम लोग मान लेते हैं समीकरण 1। यहां पे लिखिए x बराबर 3y, समीकरण, इसे आप मान लीजिए दूसरा, एक में रखने पर, x बराबर 3y समीकरण 1 में रख लीजिए। देखिए इसके जगह पे क्या रखेंगे हम लोग, 3y, तो 3y और माइनस का y, आपके पास पहले से है माइनस का y, बराबर क्या है जी, 26। तो बराबर 26, तो 3y में से y जाएगा तो आपका क्या यहाँ पे बचेगा, 2y बराबर 26। इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। आइए देखिए, तो 2y बराबर हमारे पास क्या आ रहा है, 26। तो y बराबर क्या आ जाएगा, 26/2, कट के क्या आ जाएगा, 13 दूनी 26, यानी कि छोटी संख्या क्या आ गई जी, 13। तो अब हम लिखेंगे y बराबर 13, अब कहाँ रख लें, समीकरण 2 में रख लीजिए, सबसे आसान है निकालना। समीकरण 2 में रखने पर क्या हो जाएगा जी, देखिए समीकरण 2 में x बराबर हमने क्या लिखा है यहाँ पे, 3y। यहाँ से देखिए x बराबर 3y है, यानी कि x बराबर 3 गुने y का मान 13, तो x का मान कितना आ गया, 13 तिया 39, यानी आपके पास बड़ी संख्या क्या है, बड़ी संख्या बराबर 39 और छोटी संख्या क्या आ गई जी, छोटी संख्या बराबर 26, आंसर। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। ओके, तो अकबर रोहन, अच्छा ये क्वेश्चन जो आपका देखिए मॉडल पेपर का क्वेश्चन है,
मॉडल पेपर का क्वेश्चन है, तो आप उस वीडियो को जरूर देखें। लिंक जो होगा, पूरे प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में पूरे प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, तो आप इस वीडियो को जरूर देखें। और आप अगर गणित में कुछ बेहतर करना चाहते हैं तो मॉडल पेपर का वीडियो जरूर देखिएगा, एकदम मस्ट है ये, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो या फिर सब्जेक्टिव हो। मॉडल पेपर कंप्लीट आप उसको गो थ्रू कर लीजिए। ठीक है जी, चलिए। तो ये सेशन आज का यहीं तक था, और आशा करते हैं आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और दोस्तों में शेयर करिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर करिए, ताकि ये वीडियो उन बच्चों तक भी पहुंच सके जिन्हें इसकी नीड है। ठीक है जी, और याद रहे 1 फरवरी से आपका इंग्लिश का सेशन स्टार्ट हो रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और जुड़े रहिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।